मैं भूपेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक ख़त्म किया था फिगर काउंटिंग और अब हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है हमारा कैलेंडर। फ्रेंड्स, लगभग जितने कंपटीशन एग्ज़ाम जिनमें रीजनिंग आती है उसका कैलेंडर से उस एग्ज़ाम में कैलेंडर से हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखें कैलेंडर की अगर वैसे बात करें तो डे टू डे लाइफ में हम कैलेंडर का यूज़ करते हैं। जैसे हम जनरली बोलते हैं आज मंडे है, कल ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे है, फ्राइडे है। हम बोलते हैं अभी 2020 वर्ष चल रहा है, इससे पहले 2019 वर्ष गया है, आगे आने वाला 2021 वर्ष आएगा। हम बोलते हैं अभी जून चल रहा है, आगे जुलाई आएगा, फिर अगस्त आएगा। तो कुछ बेसिक टर्म्स फ्रेंड्स जो हम कैलेंडर में यूज़ करते हैं, सबसे पहले वहीं से डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखें कैलेंडर की सबसे छोटी यूनिट की हम बात करें तो वो है डे, यानी कैलेंडर की शुरुआत सबसे छोटी यूनिट कैलेंडर में जो है वो है हमारा डे। फ्रेंड्स, डे से बनता है वीक, जिसको हम कहते हैं सप्ताह, ठीक है फ्रेंड्स। वीक से बनता है फ्रेंड्स, या कहें वीक से बड़ा जो होता है वो होता है हमारा मंथ, जिसको हम कहते हैं माह या महीना। फ्रेंड्स, मंथ से बनता है ईयर, जिसको हम कहते हैं वर्ष। ठीक है, एंड फ्रेंड्स ईयर से बड़ा जिसको हम कहते हैं सेंचुरी, हिंदी में हम उसको कहते हैं शताब्दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स जो आपके नॉलेज में है, एक बार उन्हीं को मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि यही टर्म्स आगे हमारे यूज होंगी। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पे सबसे पहले हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ईयर के बारे में, यानी वर्ष के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ईयर के बारे में। हम सबको पता है ईयर जो है फ्रेंड्स वो दो तरह का होता है। पहला होता हमारा साधारण वर्ष, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं नॉर्मल ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मल ईयर। दूसरा हमारा होता है लीप वर्ष, या जिसको कहते हैं हम लीप वर्ष, या फ्रेंड्स कहते हैं अधिवर्ष। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं लीप ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो तरह के ईयर होते हैं। अब बात ये आती है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिक सा डिफरेंस फ्रेंड्स आप सबको पता है, लेकिन मैंने कहा एक बार ये चीज़ें हमारे आगे तक यूज होंगे तो इनको एक बार रिवाइज करना जरूरी है। फ्रेंड्स, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में क्या डिफरेंस है वो समझें। नॉर्मल ईयर जिसमें हमारे होते हैं 365 डेज, या कहें 365 दिन, और लीप ईयर में हमारे पास होते हैं फ्रेंड्स 366 दिन। क्या होते हैं? 366 दिन। यहाँ लीप ईयर में सिर्फ एक दिन अधिक होता है, यही डिफरेंस है। लेकिन बात यह है कि ये एक दिन अधिक होता क्यों है और कहाँ होता है फ्रेंड्स। तो देखो, एक दिन अधिक होने का रीजन, साधारण वर्ष में फरवरी के महीने में फ्रेंड्स कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। और लीप वर्ष में फ्रेंड्स फरवरी के महीने में दिन होते हैं 29। लीप वर्ष में फरवरी के महीने में होते हैं फ्रेंड्स कितने दिन? 29 दिन। ये एक दिन अधिक क्यों होता है? तो फ्रेंड्स रीजन वही, अर्थ का रोटेशन जो है, हम ईयर कैसे काउंट करते हैं? अर्थ का रोटेशन जो है वो हमारे होता है 365 सही 1/4 दिन में, 365 सही 1/4 दिन में। तो फ्रेंड्स बात समझ में आती है कि 365 दिन तो कंप्लीट डेज हो गए, 365 दिन तो पूरे हो गए, लेकिन 1/4 दिन का क्या करें? 1/4 दिन का। तो फ्रेंड्स होता क्या है, जब शुरुआत हुई तो पहले वर्ष का 1/4 दिन, ठीक है, पहले वर्ष का 1/4 दिन, फिर दूसरे वर्ष का 1/4 दिन। क्योंकि रीजन ये है कि डे को हम फ्रैक्शन में यानी टुकड़ों में नहीं रख सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि 24 घंटे का एक कंप्लीट डे होता है, 24 आवर्स का एक पूरा दिन होता है। तो 24 आवर्स का 1/4 दिन का मतलब हो गया 6 घंटे। तो 365 दिन होने के बाद हम 6 घंटे का दिन नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, पहले वर्ष का 1/4 दिन, दूसरे वर्ष का 1/4 दिन, तीसरे वर्ष का भी 1/4 दिन और चौथे वर्ष का 1/4 दिन। तो फ्रेंड्स जब 4 बार 1/4 को जोड़ेंगे तो बनता है एक कंप्लीट डे, तो क्या हुआ,
पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और चौथे वर्ष का जैसे ही 1/4 दिन आया तो एक कंप्लीट डे हमारे पास हो गया, एक पूरा दिन हमारे पास हो गया। और क्या किया, ये जैसे ही पूरा दिन हुआ इसको चौथे वर्ष में फरवरी के महीने में एज ए 29 तारीख ऐड कर दिया। तो फ्रेंड्स देखो, लीप वर्ष जो है वो कौन से वर्ष में आया, चौथे वर्ष में। ठीक है फ्रेंड्स, 4 वर्ष में 1/4 1/4 1/4 दिन ऐड हुए, एक कंप्लीट डे हो गया और उस दिन को ऐड कर दिया फरवरी के महीने में एज ए 29 तारीख। फिर फ्रेंड्स वापस प्रक्रिया शुरू होती है, 5वें वर्ष में फिर 1/4 दिन आएगा, 6ठे वर्ष में फिर 1/4 दिन आएगा, 7वें वर्ष में फिर 1/4 दिन आएगा और 8वें वर्ष में फिर 1/4 दिन। तो फिर 8वें वर्ष में 1/4 दिन आया, फिर 4 बार 1/4 मिलके एक पूरा दिन हो गया और उसको 8वें वर्ष में एज ए लीप ईयर, यानी एज ए लीप ईयर उसको हम कह सकते हैं, या कहें कि 8वें वर्ष में भी फरवरी के महीने में कितने दिन हो जाएंगे, 29 दिन हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स 12वें वर्ष में 29 दिन फरवरी में होंगे, उसके बाद 16वें वर्ष में 29 में फरवरी में 29 दिन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स कह ये सकते हैं कि पहला लीप वर्ष चौथा, दूसरा लीप वर्ष 8वां, तीसरा 12, फिर 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा। अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं। तो फ्रेंड्स आप ये सारी संख्याएं देखो, ये सारी की सारी संख्याएं 4 की गुणज हैं या कहें 4 की मल्टीपल हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक चौथा वर्ष या कहें वो वर्ष जिसमें 4 का भाग जाता है वो कौन सा वर्ष कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखूं फ्रेंड्स यहाँ, चलो इसको वापस कंटिन्यू करेंगे। पहले हम इनमें डिफरेंस देखते हैं। फ्रेंड्स हमें कैसे पता चलेगा कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं। कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ फ्रेंड्स में, 1919, 1924, 1955, 2013, 2020। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिखे मैंने फ्रेंड्स, और आपसे पूछा जाए बताइए इनमें से कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी अभी हमने पढ़ा कि वो वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वो कौन सा वर्ष कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल बाद आता है। पहला लीप वर्ष चौथे वर्ष में, दूसरा 8 में, तीसरा 12 में। तो हम कहेंगे कि जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है वो लीप वर्ष कहलाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, इन ईयर्स में 4 का भाग कैसे लगाएंगे, हमें कंप्लीट डिवाइड नहीं करना। क्या करना, 4 का भागफल रूल कहता है, 4 का भागफल रूल कहता है किसी भी वर्ष के या कहें किसी भी संख्या के अंतिम 2 संख्याओं में अगर 4 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो दोस्तों आप मुझे बताओ, 1919 है, आखिरी 2 संख्याएं क्या हैं, 19। क्या 19 में 4 का भाग जाता है क्या फ्रेंड्स? नहीं जाता। इसका मतलब ये वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा। अब आप देखें 1924 के बारे में हमसे पूछा कि 1924 में 29 फरवरी आएगी क्या। 29 फरवरी से तात्पर्य है कि अगर इसमें 4 का भाग जाता है तो ये लीप वर्ष कहलाएगा, और लीप वर्ष होगा तो 29 फरवरी भी आएगी। तो फ्रेंड्स क्या 24 में 4 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है, 6 बार भाग जाता है। इसका मतलब ये लीप वर्ष होगा, और लीप वर्ष होगा तो इसमें 29 फरवरी आएगी। अगला है फ्रेंड्स 1955। आखिरी 2 संख्याएं क्या हैं, 55। क्या 55 में 4 का भाग जाता है? नहीं जाता फ्रेंड्स, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। अगला है 2013। 2013 में आखिरी 2 संख्याएं क्या हैं दोस्तों, 13। क्या 13 में 4 का भाग जाता है? नहीं जाता, तो ये भी लीप वर्ष नहीं होगा। क्या 20 में 4 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है, यानी ये लीप वर्ष होगा। तो फ्रेंड्स हमें कैसे पता चलेगा कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं? आखिरी 2 संख्याओं में 4 का भाग लगा के देखेंगे, अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो वो लीप वर्ष कहलाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहला तो हुआ लीप वर्ष। अगली जो टर्म आएगी वो आएगी लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना।
लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना। यानी दिए गए वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, इसको ऐसे समझो, जैसे आपसे पूछा बताइए 10 वर्ष में लीप ईयर, एल वाई का मतलब लीप ईयर, आपसे पूछ लिया बताइए 10 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे। तो फ्रेंड्स लीप वर्ष का जब जब नाम आएगा हमें क्या करना होगा, 4 का भाग लगाना होगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको यहाँ सीखनी है वो क्या, फ्रेंड्स आपसे पूछा है कि 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, तो भाग किसका लगाएंगे फ्रेंड्स, 4 का। कितनी बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, 2 बार, तो हमारे लीप वर्ष कितने होंगे, 2। लेकिन मैंने कहा ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ उत्तर 3 भी हो सकता है। वो कब, जब हमें एक समय अवधि दे रखी हो। समय अवधि का मतलब हो गया, जैसे आपसे पूछा 1910 से लेके 1920 तक लीप वर्ष कितने होंगे, तो फ्रेंड्स ये हमें समय अवधि दे रखी है, तो इस केस में आंसर क्या होगा, 3 होगा। कैसे, 1910 से लेके 1920 जाएंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहला लीप वर्ष आएगा 1912, फिर आएगा 1916, 2 ये हो गए, और फ्रेंड्स तीसरा हो गया खुद 1920। तो ये हमें समय अवधि दे रखी है, इस केस में आंसर 3 होगा। लेकिन फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखें, अगर आपको टाइम ड्यूरेशन यानी समय अवधि नहीं दे रखी है, सिर्फ इतना बोला जाए कि 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, तो सीधा सीधा 10 में हम 4 का भाग लगाएंगे, और भाग लगाने पर जितनी बार पूरा पूरा भाग जाता है वो हमारे लीप वर्ष कहलाएंगे। अब इन 10 वर्षों का मतलब हो गया, अगर आपको ड्यूरेशन नहीं दे रखी, समय अवधि नहीं दे रखी है, तो इन 10 वर्ष का मतलब हो गया पहले वर्ष से लेके 10वें वर्ष तक। तो फ्रेंड्स पहले वर्ष से 10वें वर्ष तक जाएंगे तो कौन कौन सा लीप ईयर आएगा, चौथा वर्ष आएगा और 8वां आएगा। ठीक है, तो कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, अगला आपसे पूछा बताइए 20 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे। तो फ्रेंड्स वही बात, जैसे मैंने बताया यहाँ लिखा है सिर्फ 20 वर्ष, कौन से 20 वर्ष, ड्यूरेशन गिवन नहीं है, यानी इसका मतलब हुआ पहले 20 वर्ष 1 से लेके और 20 तक। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे। कितने बार भाग जा रहा है, 5 बार, तो 5 क्या हो जाएंगे, इसमें लीप ईयर हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अगला आपसे पूछा बताइए 50 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे। लीप वर्ष का नाम आते फ्रेंड्स, भाग लगा देंगे 4 का, और कितनी बार भाग जा रहा है, 12 वर्ष। तो 50 वर्ष में लीप वर्ष या अधिवर्ष कितने होंगे फ्रेंड्स, 12 होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपसे पूछा जाए 80 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, 80 ईयर्स में लीप ईयर कितने होंगे, फ्रेंड्स भाग लगाएंगे 4 का, कितने बार भाग जाएगा, 20 बार। लेकिन आप ध्यान रखें, जैसे आपसे पूछा जाए 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, तो फ्रेंड्स कितने होंगे, 25, यानी 4 का भाग लगाया और भाग लगाने पर रिजल्ट क्या आया, 25। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, ये 25 जो आंसर है ये गलत है, उत्तर होगा 24। अब ये 24 क्यों होगा, ये थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, वापस समझना, आपसे पूछा गया कि 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने कहा सर अभी आपने बोला कि 4 का भाग लगा देंगे, 4 का भाग लगाएगा तो रिजल्ट आएगा 25, लेकिन आंसर 25 नहीं है, आंसर 24 है। ऐसा क्यों है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ छोटी छोटी बातें जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, पहली टर्म कोई वर्ष लीप वर्ष होगा या नहीं, दूसरी टर्म दिए गए वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना, और फ्रेंड्स तीसरी टर्म है विषम दिन। वेरी इंपॉर्टेंट, कैलेंडर जब तक एंड होगा तब तक ये टर्म हमारे सामने आती रहेगी, विषम दिन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओड डेज, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओड डेज यानी विषम दिन। ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, समझो इसको। मैं आपको पहले डेफिनेशन बोलता हूँ, समझने की कोशिश करना। दिए गए दिनों में, या फिर जैसे एक मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, 10 डेज, 10 दिन। ठीक है, तो विषम दिन क्या होते हैं समझने की कोशिश करना।
वो दिन जो सप्ताह नहीं बन पाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषम दिन। या फिर कहूं, दिनों की संख्या को सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन शेष बचते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषम दिन। अगर ये दोनों ही बात समझ में नहीं आई तो अब आप यहां ध्यान दें। आपसे पूछा कि 10 दिन में विषम दिन कितने होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, मैंने आपको बताया दिनों की संख्या को सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन शेष बचते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषम दिन। तो फ्रेंड्स यहाँ दिनों की संख्या थी हमारे पास 10, इसको सप्ताह में बदलें। सप्ताह में बदलने के लिए किसका भाग लगाएंगे? 7 का, क्योंकि एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7। तो दिनों की संख्या को सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन शेष बच गए, तो फ्रेंड्स कितने दिन शेष बच गए? 3, क्योंकि 10 में भाग लगाया 7 का, कितनी बार भाग गया? 1 बार। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया सप्ताह। अब शेष क्या बचा? 3, और ये 3 क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स? विषम दिन, ठीक है। आगे चले, आपसे पूछा बताइए 15 दिन में विषम दिन कितने होंगे? फ्रेंड्स विषम दिन का नाम आते ही क्या करेंगे? 7 का भाग लगाएंगे, 7 का भाग लगा देंगे। आपसे पूछा कि 15 दिन में विषम दिन कितने होंगे? फ्रेंड्स 7 का भाग लगाया, शेष क्या बचा? 1, और ये 1 क्या कहलाएगा? विषम दिन। ये 1 क्या कहलाएगा? विषम दिन। इसी तरह आपसे पूछा फ्रेंड्स बताइए 20 दिन में विषम दिन कितने होंगे? फ्रेंड्स भाग लगाया 7 का, कितनी बार भाग गया? 2 बार। शेष क्या बचा? 6, और ये 6 क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स? विषम दिन। ये 6 क्या कहलाएंगे? विषम दिन। अब आपसे पूछा फ्रेंड्स बताइए 35 दिन में विषम दिन कितने होंगे? तो फ्रेंड्स किसका भाग लगाएं? 7 का भाग लगाएं, ठीक है। कितने बार भाग गया? 5 बार। फ्रेंड्स शेष क्या बचा? 0, और ये 0 क्या कहलाएंगे? विषम दिन। ये 0 क्या कहलाएंगे? विषम दिन। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 3 टर्म्स बताई हैं जो आगे हमारे पूरे कैलेंडर में चलने वाली है। पहली लीप वर्ष, ठीक है। लीप वर्ष अगर ज्ञात करना है कि कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, तो क्या करेंगे? उसकी आखिरी 2 डिजिट में 4 का भाग लगा के देखेंगे। अगर भाग पूरा जा रहा है तो वो लीप वर्ष होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरा, मैंने आपको बताया लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स लीप वर्ष का नाम आते ही तुरंत क्या लगा देंगे? भाग। तो लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करना आपसे पूछा, पहला सवाल पूछा 10 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे? तो फ्रेंड्स तुरंत भाग लगाया हमने 4 का, और कितनी बार भाग गया है? 2 बार, ठीक। लेकिन ड्यूरेशन गिवन होती अगर कि 1910 से लेके 1920 तक लीप वर्ष कितने होंगे, तो फ्रेंड्स आंसर क्या होता? 3 होता। आपसे पूछा 20 वर्ष में, आपसे पूछा 50 वर्ष में, 100 वर्ष में। मैंने आपको बताया कि 100 में जब 4 का भाग लगाएंगे तो उत्तर 25 होना चाहिए, लेकिन ये 25 ना होकर उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? 24 होगा। ऐसा क्यों होगा ये अभी डिस्कस करेंगे। और तीसरी टर्म है फ्रेंड्स विषम दिन। विषम दिन मैंने आपको बताया दिनों की संख्या को वीक में कन्वर्ट करने के बाद, दिनों की संख्या को सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन शेष बचते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषम दिन कहलाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब विषम दिन में देखो आप, हमारे पास एक रिजल्ट आया, वो क्या? अधिकतम विषम दिन कितने हो सकते हैं फ्रेंड्स? 6 हो सकते हैं। अधिकतम विषम दिन कितने हो सकते हैं? 6 से ज्यादा होते ही हम क्या कर देंगे? 7 का भाग लगा देंगे। जैसे आपसे पूछा जाए बताइए 8 दिन में विषम दिन कितने होंगे? तो फ्रेंड्स भाग लगाया 7 का, और शेष क्या बच गया? 1, और ये 1 क्या कहलाएगा? विषम दिन। ये 1 क्या कहलाएगा? विषम दिन। तो फ्रेंड्स विषम दिन कभी भी 6 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। आई होप आपको तीनों पॉइंट्स समझ में आए होंगे। अब फ्रेंड्स चलो इसको डिस्कस करते हैं कि 100 वर्ष में विषम दिन 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, ठीक है। तो देखें अगला पॉइंट जो है हमारा, वो आपसे पूछा जाए 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे,
फ्रेंड्स ध्यान से समझना, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं वो भी अभी डिस्कस करूंगा। तो देखो, मैंने एक टर्म लिखी शताब्दी, एक टर्म लिखी थी मैंने शताब्दी। इसका मतलब शताब्दी फ्रेंड्स कितने वर्षों की होती है? 100 वर्ष बाद, प्रत्येक 100 वर्ष बाद शताब्दी आती है। तो जो 100वां वर्ष है उसको हम कहेंगे, जो 100वां वर्ष है उसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? ये शताब्दी वर्ष है। क्या है? शताब्दी वर्ष है। लेकिन अब आ जाए जैसे 200, तो फ्रेंड्स 100 के बाद वापस 100 साल बाद इसको भी हम क्या कहेंगे? शताब्दी वर्ष कहेंगे। आपके पास आ जाए 400 फ्रेंड्स, इसको भी हम क्या कहेंगे? शताब्दी वर्ष कहेंगे। आपके पास आ जाए 1600, इसको भी हम क्या कहेंगे? शताब्दी वर्ष कहेंगे। तो फ्रेंड्स एक चीज़ का कंक्लूजन मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि जो भी वर्ष 00 पे ख़त्म हो रहा है उस वर्ष को हम क्या कहेंगे? शताब्दी वर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? शताब्दी वर्ष। अब वर्ष के बारे में तो हमने सीखा कि वो लीप वर्ष है या नहीं, लेकिन बात यह है कि कोई शताब्दी जो है वो लीप शताब्दी कब होगी? कोई भी शताब्दी वर्ष है वो लीप शताब्दी वर्ष होगा या नहीं होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो फ्रेंड्स ध्यान से समझना, जैसे आपसे पूछा जाए 1600, ये वर्ष भी है और ये शताब्दी वर्ष भी है, ठीक है। वर्ष तो है ही, लेकिन 00 पे खत्म हुआ तो इसको हमने नाम दे दिया शताब्दी वर्ष, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हमने नाम दे दिया शताब्दी वर्ष। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इस वर्ष में एक तो सिंपल कॉन्सेप्ट, क्या आपसे पूछा जाए 1615 में जो वर्ष था 1615, क्या इसमें 29 फरवरी आई थी या नहीं आई थी? तो फ्रेंड्स हमने देखा कि इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है। 4 का भाग नहीं जा रहा तो ये लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है तो इसमें 29 फरवरी भी नहीं आएगी। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए क्या 1600 में 1600 में 29 फरवरी आई थी या नहीं आई थी? तो फ्रेंड्स शताब्दी वर्ष, ध्यान रखें इसका, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष तभी कहलाएगा जब उसमें 4 का नहीं 400 का पूरा भाग जाएगा। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष तभी कहलाएगा। शताब्दी वर्ष का मतलब जो भी 00 पे खत्म हो रहे हैं। तो मैंने लिखा शताब्दी वर्ष लीप वर्ष तभी कहलाएगा जब उसमें 400 का पूरा भाग जाएगा। अब आपसे सवाल पूछा 1600 में जो वर्ष था 1600 जो शताब्दी वर्ष था, क्या उसमें 29 फरवरी आई थी या नहीं आई थी? तो फ्रेंड्स मैंने देखा ये शताब्दी वर्ष है। अब इसमें 4 का भाग ना लगाकर किसका भाग लगाऊंगा फ्रेंड्स? 400 का भाग लगाऊंगा। क्या इसमें 400 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 4 बार। अगर पूरा भाग जा रहा है तो ये वर्ष कौन सा कहलाएगा? ये शताब्दी क्या कहलाएगी? लीप शताब्दी। और लीप शताब्दी कहलाएगी या लीप शताब्दी होगी, इसका मतलब इसमें 29 फरवरी भी आएगी, इसमें 29 फरवरी भी आएगी। लेकिन फ्रेंड्स अब मैं आपसे पूछूं, क्या 1700 जो शताब्दी थी, 1700 जो शताब्दी थी, क्या उसमें 29 फरवरी आई थी क्या? तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, जैसे ही देखा मैंने 00 पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये शताब्दी वर्ष है। लेकिन ये लीप शताब्दी है या नहीं, ये ज्ञात करने के लिए किसका भाग लगाएंगे? 400 का। फ्रेंड्स क्या इसमें 400 का पूरा भाग जा रहा है? क्या नहीं जा रहा, 100 शेष बच रहा है। 100 शेष बच रहा है, इसका मतलब ये कौन सी शताब्दी है? साधारण शताब्दी। इसका मतलब कौन सी शताब्दी है? ये साधारण शताब्दी। और साधारण शताब्दी है तो क्या इसमें 29 फरवरी आएगी? क्या इसमें 29 फरवरी नहीं आएगी फ्रेंड्स। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कैसे और क्या पूछे गए हैं ये समझना फ्रेंड्स।
देखो वापस समझ लो, जो भी वर्ष 00 पे खत्म हो रहा है उसको हम कहते हैं शताब्दी वर्ष। और कोई शताब्दी लीप शताब्दी तभी होगी, यानी उसमें 29 फरवरी तभी आएगी जब उसमें भाग किसका जाएगा फ्रेंड्स, 400 का। क्लियर है। इसी तरह 1800, तो क्या फ्रेंड्स 1800 में 400 का भाग जाता है क्या पूरा पूरा? नहीं जाता। इसका मतलब ये भी लीप शताब्दी नहीं होगी। तो 1800 के बाद लीप शताब्दी कब आएगी फ्रेंड्स? 2000 में, क्योंकि 2000 में 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से और समझ में आएगा भी, आगे देखें। सबसे पहला सवाल पूछा फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है 29 फेब 1896 को, व्यक्ति का जन्म हुआ 29 फरवरी 1896 को, ये व्यक्ति अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा? व्यक्ति का जन्म हुआ 29 फरवरी 1896, तो ये व्यक्ति अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा फ्रेंड्स, आपसे ये पूछा है। तो देखो व्यक्ति का जन्म हुआ 29 फरवरी, तो जन्मदिन तो तभी मनाएगा जब 29 फरवरी वापस आएगी। और हमें ये पता है कि 29 फरवरी यानी लीप वर्ष प्रत्येक कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद आता है फ्रेंड्स। प्रत्येक कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद। ठीक है। अब देखें 1896, इसमें 4 का भाग जाता है, ये लीप वर्ष है इसलिए 29 फरवरी आई। अब इसके बाद 29 फरवरी कब आएगी फ्रेंड्स आनी चाहिए इसके बाद 29 फरवरी 4 साल बाद। इससे 4 साल आगे जाएं तो आता है 1900, लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही 1900 आया तो मैंने तुरंत देखा कि ये शताब्दी वर्ष है। कौन सा वर्ष है? शताब्दी वर्ष। अब मुझे ये पता करना है क्या 1900 में 29 फरवरी आएगी या नहीं आएगी। तो अभी मैंने आपको बताया कोई भी शताब्दी लीप शताब्दी तभी होगी जब उसमें 400 का भाग जाएगा। तो क्या फ्रेंड्स 1900 में 400 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 400 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये लीप शताब्दी नहीं है, और लीप शताब्दी नहीं है तो इसमें 29 फरवरी भी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स फिर ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा कब? यहाँ से फिर 4 साल बाद, यानी ये सेलिब्रेट करेगा 1904 में। देखो फ्रेंड्स 1896 को पैदा हुआ, फरवरी महीने की 29 तारीख, दोबारा 29 फरवरी तभी आएगी जब लीप वर्ष आएगा। तो मैं 1896 से 4 साल आगे गया, मेरे को मिला 1900। अब फ्रेंड्स 1900 में 29 फरवरी नहीं आएगी क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, और कोई शताब्दी लीप शताब्दी तभी होती है जब उसमें 400 का भाग जाता है। तो 1900 में ये सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा। कब करेगा फ्रेंड्स? ये 1904 में। इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में पूछा गया है, किसी व्यक्ति के जन्मदिवस मनाने में अधिकतम कितने वर्षों का गैप हो सकता है? किसी व्यक्ति के जन्मदिवस मनाने में अधिकतम कितने वर्षों का गैप हो सकता है? तो फ्रेंड्स 90% स्टूडेंट्स का, जिनको बेसिक नहीं पता कैलेंडर का, वो सब के सब आंसर देते हैं 4। उनको लगता है कि 29 फरवरी 4 साल बाद आती है तो आंसर 4 ही होगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन में एक लाइन ऐड की है, किसी व्यक्ति के जन्मदिवस मनाने में अधिकतम मैक्सिमम ईयर्स का डिफरेंस पूछा है। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम ईयर्स का डिफरेंस 1896 से लेके 1904, तो फ्रेंड्स आंसर जो है वो होता है 8 ईयर्स। फ्रेंड्स उत्तर जो हमारा होता है वो होता है 8 वर्ष, क्योंकि इसने पूछा अधिकतम गैप कितना हो सकता है। तो हो सकता है 1896 से लेके 1904 अधिकतम गैप हो सकता है फ्रेंड्स 8 ईयर्स का। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया कि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ 29 फेब 1792 को। ध्यान से समझना फ्रेंड्स, यहाँ से कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। व्यक्ति का जन्म हुआ 29 फेब 1792 को। ये व्यक्ति अपना 4th बर्थडे, चौथा जन्म दिवस
कब सेलिब्रेट करेगा, यानी कौन से वर्ष में करेगा। तो फ्रेंड्स 29 को पैदा हुआ है, 29 फेब को, तो जन्मदिन तो मनाएगा 29 फेब को, लेकिन वर्ष कौन सा होगा। तो देखो फ्रेंड्स, इस वर्ष में पैदा हुआ, पैदा होते ही तो केक काटेगा नहीं, जब अगली बार 29 फरवरी आएगी तभी तो केक काटेगा, यानी वो पहला जन्मदिन होगा। तो फ्रेंड्स सेलिब्रेट तो करेगा ये 29 फेब को ही। वर्ष पूछा है 1792 से बाद, 1792 के बाद लीप वर्ष कब आएगा, 4 साल बाद, यानी 1796 में। फ्रेंड्स यहाँ ये बर्थडे सेलिब्रेट करेगा पहला, कौन सा बर्थडे, पहला बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। इससे और आगे चलें तो 29 फरवरी 29 फेब, 1796 यानी 1796 के 4 साल बाद जाएं तो फ्रेंड्स आता है 1800। मुझे ये बताएं, क्या 1800 में ये जन्म दिवस सेलिब्रेट कर सकता है क्या। फ्रेंड्स नहीं कर सकता, क्योंकि 1800 में 400 का भाग नहीं जाता, इसलिए ये लीप शताब्दी नहीं है। और लीप शताब्दी नहीं है इसका मतलब इसमें 29 फरवरी नहीं आएगी, तो यहाँ ये दूसरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकता। तो फिर करेगा कब, 4 साल बाद, यानी 1804 में। ये हुआ दूसरा बर्थडे। उसके बाद कब करेगा, 1804 के 4 साल बाद, यानी 1812 में यहाँ करेगा ये तीसरा बर्थडे सेलिब्रेट। सॉरी, 1804 के बाद 1808 आएगा फ्रेंड्स, 1808 आएगा, ठीक है। 1804 के 4 साल बाद, यानी 1808, ये हुआ तीसरा। चौथा कब करेगा फ्रेंड्स, फिर 4 साल बाद, यानी 1812 में अपना 4th बर्थडे ये सेलिब्रेट करेगा। फ्रेंड्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर होता 1808, क्योंकि वो 1800 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जबकि ये कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि ये लीप शताब्दी नहीं है। तो उत्तर होगा हमारा 1812। आई होप आपको फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा। अब देखें, जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे वो था, क्वेश्चन था हमारा 100 वर्ष में, 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या करते हैं, लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 का भाग लगाते हैं। 100 में 4 का भाग लगाया तो रिजल्ट आया 25, लेकिन फ्रेंड्स ये आंसर गलत है। अब गलत क्यों है ये आप समझें। 100 वर्ष, पहली बात तो हमें ड्यूरेशन गिवन नहीं है, ऐसा नहीं पूछा कि 1600 से लेके 1700 तक, ठीक है। हमें ड्यूरेशन गिवन नहीं है, हमें सिर्फ लिखा सिंपल 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे। इसका मतलब ये बात करना चाह रहा है पहले 100 वर्ष की, ठीक है। अब मुझे बताएं 100वां जो वर्ष है वो फ्रेंड्स खुद शताब्दी वर्ष है। कौन सा वर्ष है, शताब्दी। मैंने कहा जो 00 पे खत्म हो रहा है वो कौन सा वर्ष कहलाता है, शताब्दी वर्ष। तो आप मुझे बताएं, क्या खुद जो 100th ईयर है, खुद जो 100वां वर्ष है, क्या वो लीप वर्ष है क्या। वो लीप वर्ष तभी होगा जब उसमें 400 का भाग जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या 100 में 400 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। इसका मतलब 1 से लेके 100 वर्ष में लीप वर्ष सिर्फ 99 तक ही हमें काउंट करने हैं, क्योंकि 100वां वर्ष तो लीप वर्ष नहीं है। अब 99 तक काउंट करने हैं तो 99 में भाग लगा दें फ्रेंड्स किसका, 4 का, और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 24 वर्ष। रिजल्ट क्या आएगा, 24 वर्ष। तो फ्रेंड्स 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, 24 होंगे, 24 होंगे। इसी तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे 400 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या करें, वही 4 का डिवाइड करें, 4 का डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या आया, 100 लीप वर्ष। लेकिन क्या फ्रेंड्स ये 100 लीप वर्ष आंसर हमारा सही है क्या, नहीं है, क्योंकि इसने लिखा 400 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे। तो फ्रेंड्स 400 वर्ष का मतलब ड्यूरेशन नहीं दी, तो ये बात करना चाह रहा है 1 से लेके 400 तक, ठीक है। जब 1 से लेके 400 तक जाएंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास बीच में ये शताब्दी आएगी, 200 शताब्दी आएगी और 300 शताब्दी आएगी। तो फ्रेंड्स आप देखो इन तीनों में 4 का भाग तो जा रहा है, लेकिन भाग किसका जाना चाहिए, 400 का। क्या तीनों में ही 400 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा।
लेकिन 400 में 400 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये जो शताब्दी है ये लीप शताब्दी होगी, ये तीनों नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स टोटल 100 आ रहा था, 400 में 4 का भाग लगाने पर कितना आ रहा था 100। उस 100 में ये तीनों वर्ष कम कर दूं, ये तीनों वर्ष कम कर दूं तो हमारे पास लीप वर्ष कितने बचेंगे फ्रेंड्स, 97 लीप वर्ष बचेंगे। कितने बचेंगे, 97। अब आपसे चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि 200 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, 300 वर्ष में लीप वर्ष कितने होंगे, 400 का मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया है। तो फ्रेंड्स करना क्या है, जो जो वर्ष 0 पे खत्म हो रहा है उसको हम कहते हैं शताब्दी वर्ष। वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो वर्ष 00 यानी 00 पे खत्म हो रहा है उसको हम कहते हैं शताब्दी वर्ष। और कोई शताब्दी लीप शताब्दी तभी कहलाएगी जब उसमें भाग किसका जाएगा फ्रेंड्स, 400 का भाग जाएगा, अदरवाइज वो लीप वर्ष नहीं होगा। और लीप वर्ष नहीं होगा तो उसमें 29 फरवरी भी नहीं आएगी। फ्रेंड्स ये था कैलेंडर का कुछ बेसिक जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आगे अब जो कैलेंडर की थ्योरी पढ़ेंगे या जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सब में ये बेसिक जो है बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास में यानी कैलेंडर का लेक्चर 1 था ये। ठीक है फ्रेंड्स, आप लेक्चर वाइज पढ़ते जाएं, पहले लेक्चर 1 पढ़ें, उसके बाद 2, उसके बाद 3, जितने भी लेक्चर मैं आपको करवा रहा हूं आप 1 बाय 1 उसको पढ़ते चले जाएं, क्योंकि बीच में से पढ़ेंगे तो वही प्रॉब्लम होगी कि हमें समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कैलेंडर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी किसी भी गिवन डेट को डे फाइंड आउट करना, और ये कैलेंडर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हार्ट ऑफ द कैलेंडर हम इसको कह सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू।